साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। हम देख रहे थे बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें एडुटेरिया के जितने भी सेट प्रैक्टिस हैं उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस शुरू किए थे, जिसमें 3 सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। आज का ये जो हमारा चौथा सेट प्रैक्टिस है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो इससे पहले हम अपना सेट प्रैक्टिस शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनें। तो इसमें बोल रहा है कि असत्य विकल्प को चुनें। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी को बनाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के तो डॉक्टर मनोज सोनी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि सीईओ नीति आयोग तो परमेश्वरन अय्यर है, तो ये भी सही है। इसलिए ये जो कह रहा है चौथा डी कि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग बलबीर सिंह चौहान, तो ये बिल्कुल गलत है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ना, वो ऋतुराज अवस्थी है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ऋतुराज अवस्थी हैं। और ये जो बलबीर सिंह चौहान है ना, ये 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, हाल ही में खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। खारची महोत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? तो इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सा युद्धाभ्यास है वो बहुपक्षीय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लामितिया। लामितिया जो अभ्यास है वो बहुपक्षीय नहीं है। लामितिय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारत वर्सेस सेशल्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। ये जो ब्रिक्स का 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। जबकि बात करें 14वां, इससे पहले जो 14वां हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो चीन में आयोजित। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वो चीन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 5वां, हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? ये तमला डायनासोर का जो अंडा है वो किस राज्य में मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम को रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम के ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है वो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है, तो आइए इसको देखते हैं। विश्व जल दिवस, तो ये पहला ही जो है वो असत्य है। विश्व जल दिवस है वो 21 मार्च को नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, बिल्कुल सही है। विश्व चाबहार दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। जबकि अगर बात करें कि ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा 2047 तक। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, 280, इसको भी ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां,
36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षिका रामचंद्रन को मिला है। हर्षिका रामचंद्रन का संबंध तैराकी से है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये तैराकी से संबंधित है। और बात करें सौर्यजीत की, तो सौर्यजीत जो है वो सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ी है। और पूजा पटेल, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। कौन है? तो ये पूजा पटेल है। ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। हाल ही में कौन सा देश वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो ये नाम से ही आप लोग बता सकते हैं कि वांगसो जो है वो उत्तर कोरिया का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर जो है वो डेनमार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह को नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। 100% हर घर जल घोषित की राज्य कौन सा है? 100%, ये पूछ रहा है कि 100% हर घर जल वाला जिला नहीं, राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात जो है हर घर जल वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। बल का जो विमीय सूत्र होता है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, MLT-2 ये बल का होता है। और दाब का जो होता है विमीय सूत्र वो होता है ML-1T-2। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। कोयले का जलना डैश डैश ऊर्जा को डैश डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयले का जो जलना है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं। अच्छा, समस्थानिक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक वे परमाणु हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कहता है कि समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। समभारिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। अच्छा, आप समभारिक भी जान लीजिए किसे कहते हैं। तो समभारिक कुछ ऐसे तत्व जिनके परमाणु का परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है, समभारिक कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ना ही समस्थानिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इनके रासायनिक गुण सेम होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही होते हैं। जबकि दूसरा जो कह रहा है समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ये समान नहीं होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का गुण होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। श्यानता जो है वो द्रव एवं गैस का गुण है, ठोस का गुण नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये ठोस का गुण नहीं होता है, द्रव और गैस का गुण होता है। दूसरा कह रहा है कि एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो ये बिल्कुल सही है। आदर्श तरल की जो श्यानता है वो शून्य होती है। और तीसरा जो कह रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। द्रव की जो श्यानता है ताप बढ़ने पर वो घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ जाती है।
ताप बढ़ाने पर गैसों की सहनता में बढ़ जाती है लेकिन द्रवों की सहनता घट जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए एक गलत हो गया और 3 गलत हो गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। यह किसका नियम है? तो इसको अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्चहॉफ का ये नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन जो होता है वह धनात्मक होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और बात करें पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता की तो वो एंडरसन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंडरसन है। खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का जो रंग है उसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी के द्वारा। सबसे पहले फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर को बनाया था। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। रदरफोर्ड के द्वारा तत्वों के नाभिक की खोज की गई थी और न्यूटन ने गति का नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सीसा संचायक सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल नहीं होता है, यह द्वितीयक सेल होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह द्वितीयक सेल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 में ये 3 दिया गया है और उपयुक्त का कारण संबंधित पूछ रहा है। तो ये जो लेंस की गोलाई का बढ़ जाना होता है तो ये होता है निकट दृष्टि दोष में। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो ये भी निकट दृष्टि दोष में घट जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है तो ये भी निकट दृष्टि दोष में घट जाती है। उपयुक्त कारण संबंधित है, तो ये जो तीनों कारण है ना वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाप आसवन विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो क्लोरीन है और फ्लोरीन की ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? ये पूछ रहा है कि किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन में। क्लोरीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। कपूर में वायु का विलयन जो उदाहरण है वो है ठोस में गैस का विलयन। कपूर ठोस है और उसमें गैस का विलयन ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मीलेराइट अयस्क है। मीलेराइट किसका अयस्क है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। मीलेराइट जो है वो कोबाल्ट का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं तो मक्खन कोलाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन जो होता है वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये जो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ये पूछ रहा है कि डायनामाइट में क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो आइए इसको देखते हैं। आयनिक यौगिक की द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, तो ये गलत है। पहला वाला ही गलत है, ये निम्न नहीं, ये उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक की द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरा कह रहा है कि आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है, तो ये भी सही है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, तो ये कथन है स्टार्सबर्गर की। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्टार्सबर्गर के द्वारा कहा गया था कि केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। किसी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेंड्रोस तेल निकाला जाता है, तो ये पूछ रहा है कि किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेंड्रोस तेल जो है उसको निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवदार के पेड़ से सेंड्रोस का तेल निकाला जाता है। जबकि चीड़ के पेड़ से, चीड़ जो है उसके पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। और जूनिपेरस से सैंडकास्ट का तेल निकाला जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सैंडकास्ट का तेल किससे निकाला जाता है? तो जूनिपेरस से निकाला जाता है। तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? तो अंगूर में मणिकामय जड़ें पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंगूर में मणिकामय जड़ें पाई जाती है। अगर बात करें कंदिल जड़े की, तो कंदिल जड़ जो है वो शकरकंद में पाई जाती है। इसको भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग। पुलकित जड़ें जो होती है वह डहलिया आप लोग देखे होंगे, डहलिया में पाई जाती है। और ग्रंथिल जड़ें जो होती है वो पाई जाती है आम हल्दी में। आम हल्दी जो होता है उसमें ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। पुष्प का सहायक अंग कौन सा होता है? तो पुष्प का जो सहायक अंग होता है वो दलपुंज होता है। और इसके साथ साथ पुष्प के सहायक अंग में एक और होता है जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाह्य दलपुंज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? ये पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है। एक तरफ जीव दिया है और दूसरी तरफ जो दिया है वो गुणसूत्र दिया है। तो इसको आइए देखते हैं। खरगोश जो है ना, ऑप्शन ए में दिया है खरगोश, तो इसके 44 गुणसूत्र होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कबूतर दिया है बी में, तो इसके 82 दिया है, ये गलत है। कबूतर के गुणसूत्र 80 होते हैं। चिंपैंजी में 48 होता है और मेढक में 26 होता है। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो जन्म होता है वो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। जबकि अगर बात करें सिलिंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं उनका उत्सर्जन सीधे कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोशिकाओं के द्वारा होता है। और जो एनिलीडा संघ के जीव होते हैं उनका उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क के द्वारा होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। लाल रक्त कण आरबीसी का मृत्यु स्थल क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत हो जाएगा। देखिए, अगर ऑप्शन में प्लीहा रहे या स्प्लीन, प्लीहा रहे तो ये आप लोग टिक करिएगा। अगर प्लीहा नहीं रहे और यकृत रहे तो यकृत आप लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो आरबीसी का जो मृत्यु स्थल होता है वो प्लीहा और यकृत दोनों होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
43 मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ भी असत्य ही पूछ रहा है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है कि यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट बी कह रहा है कि मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैगली ने लगाया था, तो ये गलत है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसका पता सर्वप्रथम मार्शल, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मार्शल हॉल ने लगाया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि लैगली की बात करें तो इन्होंने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा दी थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा लैगली के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी पूछ देता है, कभी पूछ देता है नहीं है, कभी पूछ देता है सत्य है, कभी पूछ देगा असत्य है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन डी का संश्लेषण। जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य विटामिन डी का संश्लेषण करना नहीं होता है, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1997-98 में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 कह रहा है कि रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रामानुज ट्रॉफी जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं R.K. नारायणन। R.K. नारायण के द्वारा गाइड नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय आय निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 हवाला क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति का कौन सा है? तो ये पूछ रहा है जो वित्तीय सेवाएं, सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस समिति को गठित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊषा थोरटा समिति को गठित किया गया था। अगर बात करें हम नचिकेत मौर्य समिति की, तो यह निम्न आय वाले, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि निम्न आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। वही दीपक मोहती समिति का संबंध वित्तीय समावेशन से है। इसका संबंध किससे है? तो वित्तीय समावेशन, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, वित्तीय समावेशन। और वही बात करें कि उर्जित पटेल का संबंध है मौद्रिक नीति ढांचे से। उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यहाँ भी नहीं है पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी जोशी हो जाएगा। जेपी जोशी जो थे वो धौलावीरा, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि धौलावीरा के उत्खननकर्ता थे। बाकी अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर, ये तीनों का संबंध कालीबंगा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 शून्यवाद दर्शन का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 53 अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वनियंत्रण। अशोक की धम्म नीति की मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण थी। अगला प्रश्न है 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये गंधार कला के, तो ये बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। उस कला का विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, तो ये भी सही है। गांधार कला का संबंध बौद्ध से है। तीसरा कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोग की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करें हम कि मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश, इसको ध्यान में रखिएगा कि मालवा नरेश यशोवर्मन से है, यशोवर्मन से है। वहीं ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और इसकी जो रचना की गई थी वो रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है कि ऐहोल अभिलेख के रचनाकर्ता कौन थे, तो ये रवि कीर्ति थे। वही देवपाड़ा जो अभिलेख है उसका संबंध सेन वंशीय शासक विजय सेन, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विजय सेन से संबंधित है, और इसके जो रचनाकार थे वो धोई थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था। अगर वही पूछे कि सर्वाधिक इक्ता किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा ग्यास बेग जो था ना, वह हुमायूं के मकबरे का शिल्पकार था। वहीं अगर बात करें अताउल्लाह और हंसपत राय की, तो ये जो थे बीबी के मकबरे के शिल्पकार थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों बीबी के मकबरे के शिल्पकार थे। और उस्ताद ईसा जो था, इसको याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ही ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल जो है, ताजमहल की रूपरेखा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित को उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि बाजीराव, तो बाजीराव का जो शासनकाल था ना वो 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बालाजी बाजीराव जो था, बालाजी बाजीराव का जो कार्यकाल था 1740 से 1761 ईस्वी तक था। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल था वो 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक था। और माधव राव का जो कार्यकाल था 1761 से 1772 ईस्वी तक था। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कार्यकाल जो आ जाएगा वो बालाजी विश्वनाथ का, तो 3, उसके बाद आ जाएगा बाजीराव का 1, उसके बाद आ जाएगा बालाजी बाजीराव का 2, उसके बाद आ जाएगा माधवराव का। तो 3, 1, 2, 4, देखिए ऑप्शन सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1741 में कोलाचेल का युद्ध हुआ था। कोलाचेल का जो युद्ध था वो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, इसको ध्यान में रखिएगा कि मार्तंड वर्मा तथा डचों के बीच हुआ था। इसमें मार्तंड वर्मा की जीत हुई थी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर की संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो यह 1845 से 1846 में हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भूमकाल विद्रोह, ध्यान में रखिएगा कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर जो था वो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता था। अगर बात करें भूमकाल विद्रोह की, तो यह विद्रोह 1910, ध्यान में रखिएगा कि 1910 में छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, असत्य विकल्प को चुने। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडिता रमाबाई, तो ये बिल्कुल गलत है। तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन जो था उसकी स्थापना 1917 में लेडी, ध्यान में रखिएगा कि लेडी सदाशिव राय
सदाशिव अय्यर, माफ़ कीजिएगा, सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। जबकि पंडिता रमाबाई की बात करें तो इनके द्वारा महिला आर्य महिला सभा की गठन किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा कि आर्य महिला सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केबी हेडग्वार, तो ये बिल्कुल सही है। सी कह रहा है खुदाई खिदमतदार अब्दुल गफ्फार खान, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR फॉर्मूला जो था वो गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का विकास। हंटर आयोग जो था ना वो शिक्षा के विकास से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौरा में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। जबकि बात करें अगर भंगा की, तो भंगा पंजाब में स्थित है और यहाँ पे भगत सिंह, ध्यान में रखिएगा कि भगत सिंह का जन्म हुआ था। और ये जो भौरा जो है ना, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये MP मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हबीबपुर में खुदीराम बोस का, हबीबपुर में खुदीराम बोस, ध्यान में रखिएगा कि खुदीराम बोस का जन्म हुआ था और ये वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत में जो हिमालय है ऊपर के सारे राज्य या 11 राज्यों में फैला हुआ है, 11 राज्यों में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी गलत है। पश्चिमी घाट जो है 5 नहीं 6 राज्यों में, ध्यान रखिएगा कि ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा कह रहा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर बात करें पुलिकट की झील की, तो ये आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। यन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यन्ना जलप्रपात जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह किस नदी पर है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। असत्य विकल्प को चुने। तो आइए इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कुंडा परियोजना, कुंडा नदी, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि गंगा सागर परियोजना, गंगा नदी, तो ये गलत है। गंगा सागर जो परियोजना है ना वो चंबल नदी पर है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सी कह रहा है कि सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी, तो ये सही है। और डी कह रहा है कोयना परियोजना, तो ये कोयना नदी, ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा सागर परियोजना जो है वो गंगा नदी पर नहीं है, चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में ये सर्वाधिक प्रतिशत में है। वहीं अगर संख्या में बात करें तो ये सर्वाधिक संख्या में दिल्ली में है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। NH53 किसको किसको जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजीरा से पारादीप को NH53 जोड़ती है। वहीं अगर बात करें दिल्ली से चेन्नई तो NH48 इसको जोड़ती है। वहीं अगर बात करें सांगरूर से अंकोला की तो NH52, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सांगरूर से अंकोला NH52 और जोरावट से सीलिंग को NH6 जोड़ती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। मक्का में जो व्हाइट बर्ड रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोन नदी जो है वो कोसी की सहायक नदी नहीं है। खोन है ना, वो रामगंगा, ध्यान में रखिएगा कि यह रामगंगा की सहायक नदी है। और लीखू नदी, सून नदी और इंद्रावती जो है ये कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि थाल घाट जो दर्रा है वो 580 मीटर ऊंचा है। दूसरा कह रहा है कि भोर घाट जो दर्रा है वो 630 मीटर ऊंचा है। पाल घाट जो दर्रा है वो 305 मीटर है। और ये सेन कोट्टा जो दर्रा है वो 280 मीटर ऊंचा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये देखते हैं 2, उसके बाद से 1, उसके बाद से 3 और उसके बाद से 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? ये पूछ रहा है कि कौन सा घास का मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और बात करें डॉन की, तो डॉन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखिएगा कि ये डॉन ऑस्ट्रेलिया का है। प्रेयरी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका। और स्टेपी की बात करें तो ये मध्य एशिया की है। मध्य एशिया, ध्यान में रखिएगा, ये चारों ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, असत्य विकल्प को चुने। एक तरफ कंपनी दिया गया है और दूसरे तरफ सहायक देश दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बाल्को सोवियत संघ, तो ये बिल्कुल सही है। बाल्को की जो स्थापना हुई थी ना वो सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। बी कह रहा है कि नाल्को, यह फ्रांस से, ये भी सही है। सी कह रहा है कि माल्को इटली की सहायता से, तो ये भी सही है। और डी कह रहा है कि इंडाल्को यूएसए, तो ये गलत है। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से बनी थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कनाडा के सहयोग से बनी थी। और वहीं अगर पूछ दे हिंडाल्को, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हिंडाल्को जो थी वो यूएसए के सहयोग से बनी थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो रियांग जनजाति जो है ना वो त्रिपुरा में, रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ढकनी किस राज्य का नृत्य है? तो ढकनी अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में रखिएगा कि ढकनी अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? तो कोरिंगा जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 से 78 में ये मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोई असत्य नहीं है, ये दोनों सत्य है। अगर बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड, ध्यान में रखिएगा कि सर स्टैफोर्ड के अध्यक्षता में गठन किया गया था। और इसका गठन जो था 11 मार्च, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 11 मार्च 1942 को किया गया था और 22 मार्च 1942 को यह भारत पहुंचा था। दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KM मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति, ध्यान रखिएगा कार्य संचालन KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83,
किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर बात करें अनुच्छेद 7 की, तो जो पाकिस्तान को चले गए हैं उनमें कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 8 की बात करें तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के विषय में जानकारी देना है। और ये जो डी कह रहा है कि अनुच्छेद 11, तो अनुच्छेद 11 को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उच्चतम न्यायालय ने अपनी किस वाद में प्रावधान किए कि आरक्षण की व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार क्या है? तो परिहार जो है वो सजा की मात्रा को बदलना परिहार कहलाता है। अगर बात करें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 72, इसको ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 72 में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित किया गया है। और ये जो होता है महाधिवक्ता वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए इसका जो कार्यकाल है निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, अनुच्छेद 221 संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के निर्धारण से संबंधित है, अनुच्छेद 221, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद सी कह रहा है कि प्रकीर्ण अनुच्छेद 369 से 392 तक है, तो ये गलत है। प्रकीर्ण जो है ना वो 361 से 367 में वर्णित है। और राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 से 351 है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूछ रहा है कि लोकसभा सचिव जो होता है उसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि यह एक प्रशासनिक पद होता है, तो ये भी सही है। जो महासचिव का पद होता है वो प्रशासनिक पद होता है। सी कह रहा है कि यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, तो ये गलत है। महासचिव जो होता है लोकसभा का महासचिव संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1969 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2013 में। वहीं अगर बात करें 2004 की तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद से 2005 में संस्कृत को, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2005 में संस्कृत को, और 2008 में जो है तेलुगु और कन्नड़, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, तेलुगु और कन्नड़ को दिया गया था राजभाषा का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94,
राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भूरिया समिति का गठन हुआ था। यह पूछ रहा है कि भूरिया जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। अगर बात करें भूरिया समिति की तो यह 1994 में गठित की गई थी और इसने अपना जो प्रतिवेदन था 1995 में सौंप दिया था। नेक्स्ट आगे 96 से लेके 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। 96 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 97 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11/3। क्वेश्चन है 98, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। तो यहाँ हमारा ज्ञान बिंदु का चौथा सेट समाप्त हुआ। तो साथियों, अगर ये सेट आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सेट के साथ। धन्यवाद।